हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। सो क्लास 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट, आज हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसे हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नेम इज हेरिटेज मैनेजमेंट। हेरिटेज मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें क्या बताया गया है, हेरिटेज मैनेजमेंट होता क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एंड ऑल्सो ये आपका लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, एंड बाकी सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिया गया है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो आपके पूरे हिस्ट्री के 1 to 9 आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। एंड ऑल्सो ज्योग्राफी भी आपका कंप्लीटेड है, पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीटेड है। प्लेलिस्ट का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के पढ़ लो। ओके, चलो तो ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको ये चैप्टर का नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुभम झा क्लास 10th आपका टेलीग्राम चैनल है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सिंपली सर्च भी कर सकते हो शुभम झा क्लास 10, तो आपको वहां पे चैनल मिल जाएगा एंड वहां पे नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। जो भी नोट्स अभी तक अपलोडेड नहीं हुआ है हो जाएगा आज, मतलब ये वीडियो आप जब देखोगे तब तक हो जाएगा वो सारे नोट्स अपलोड। ये बच्चों, हमारा अपना ऐप है इजी लर्निंग, आपने नाम तो सुना होगा। ऑल्सो आप प्ले स्टोर पे जा करके गूगल प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हो इजी लर्निंग। एंड इजी लर्निंग का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर अभी तक आपने वो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज गो एंड डाउनलोड इट। वहाँ पे बहुत सारे लाइव क्लासेस होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज भी है। बच्चे पार्टी, अगर अभी आपका पढ़ के पूरा हो चुका है एंड यू वांट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस, सो यू कैन ज्वाइन द क्लास एसएससी क्लास 10th टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये 299 का है। एंड आप ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 to 1200 क्वेश्चन है, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यूज बेस्ड एंड ऑल्सो सब्जेक्टिव बेस्ड भी क्वेश्चंस है। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन इट। एंड जिनको भी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है लाइक मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड हिंदी, तो वो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप बस डाउनलोड कर लो ऐप को। अगर आपको कोई भी क्वेरी है लाइव क्लासेस के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वहां पे चैट चैट का सेक्शन है, शुभम झा करके आएगा, वहां पे आप हाय हेलो सेंड करके कि यस सर आई हैव टू आस्क समथिंग अबाउट द लाइव लेक्चर, मुझे कुछ डाउट है, प्लीज मुझे कुछ पूछना है। आप अगर वहां पे चैट करते हो तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, या हमारी टीम आपसे, बैकएंड टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी कि किस तरीके से आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और वो जितने भी बैचेस अभी चल रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको उससे रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ऐप डाउनलोड करके चैट सेक्शन के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड अगर पढ़ के हो चुका है पूरा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज में नंबर ऑफ क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से आपका वहां पे क्वेश्चंस दिया गया है। एंड ऑल्सो इट्स प्राइस इज 299, बहुत ही कम है। ठीक है, सो आई होप सो यू विल ज्वाइन इट। सो थैंक यू। और चलिए आगे हम फिर पढ़ते हैं, और ऐप डाउनलोड कर लेना। कोई भी क्वेरी आती है हम आपसे वहां पे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और हम अपना लास्ट चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं। हेरिटेज मैनेजमेंट। हेरिटेज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय हेरिटेज? सबसे पहले हेरिटेज मतलब वो होता है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो घर है वो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाया है। ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या है, एक हेरिटेज है। दैट मीन्स कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाया है, और वो तुम्हें कैसे मिला है, एक वारसा, जिसे हम कहते हैं ना विरासत में मिला है, मराठी में उसे वारसा कहते हैं। तो हमें विरासत में मिला है, उसे हम कहते हैं क्या, हेरिटेज। और वो हेरिटेज को, वो जो विरासत में हमें मिला है, जब हम उसको मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, अच्छे से प्रिकॉशन करते हैं एंड प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट का शब्द दिए, विच मीन्स कि हम उसे अच्छे से टेक केयर करते हैं। तो जब हम चीजों को अच्छे से मैनेज टेक केयर करते हैं, प्रॉपरली हम चीजों को अरेंज करके रखते हैं, तो दैट इज द मैनेजमेंट। ठीक है,
तो इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है कि इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट हेरिटेज मैनेजमेंट है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हेरिटेज मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्सेस हमें लगते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो देर आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस जिसके थ्रू हम हेरिटेज मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि ओके फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक पेपर है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है कोई भी, तो वो डॉक्यूमेंट आपको बहुत पहले मिला था या फिर आपके पापा को बहुत पहले मिला था, ठीक है। तो वो एक रिटर्न सोर्स का डॉक्यूमेंट है, मतलब कि वो लिखा गया है वो डॉक्यूमेंट, तो वो भी एक काइंड ऑफ क्या हो गया, हेरिटेज मैनेजमेंट हो गया है। मतलब पूर्वजों का चीज आपको अभी मिला है एंड आप उसे कंजर्व और प्रिजर्व करके रख रहे हो, तो उसे हम कहते हैं हेरिटेज मैनेजमेंट। सो इन दिस चैप्टर we are going to study our first topic, that is sources of history, their conservation and preservation। हम कैसे, हमारा क्या क्या सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है और कैसे हम उसे कंजर्व करते हैं, ठीक है, एंड प्रिजर्व करते हैं, ओके, कंजर्व एंड प्रिजर्व करते हैं। चलो इन दिस पैराग्राफ हम देखते हैं ईच स्टेप्स लाइक कलेक्टिंग द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हर एक स्टेप तो दिया गया है, जैसे हिस्ट्री को कलेक्ट करना, हिस्ट्री के सोर्सेस को कलेक्ट करना, ऑल्सो अगर कोई हम अगर हिस्ट्री के सोर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करके रखेंगे तभी तो हमें चीजें याद रहेगी। दूसरी कि हम क्या करेंगे, उसे इंडेक्स फॉर्मेट में रखेंगे। इंडेक्स मतलब कि जैसे तुम अपने टेक्स्ट बुक में देखते होगे, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुम्हें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं वो इंडेक्स में लिखा गया है, राइट, कि हमें 1 2 3 4 ये 5 6 जितने भी चैप्टर है, आपका चैप्टर नेम यहाँ पे दिया गया है, विच मीन्स कि आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए जाते हो तो आपको पता रहता है, इंडेक्स में दिया रहता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इससे आपको काफी आसान होता है ये जानना कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हमें कौन सा चैप्टर कौन से पेज से स्टार्ट होगा, ये हम जब हमें पता चल जाता है तो हम इजीली उस पेज नंबर पे चले जाकर के हम चीजों को फाइंड कर लेते हैं, तो इंडेक्स हम उसे ही कहते हैं। तो जितने भी हिस्टोरिकल पूरी चीजें एक डॉक्यूमेंट है उसे हम क्या करते हैं, पहले एक रिकॉर्ड करते हैं, अच्छे से रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है, ईयर वाइज रिकॉर्ड करके रखते हैं, एरा वाइज रिकॉर्ड करके रखते हैं, एंड सेकेंड इज इंडेक्स फॉर्मेट में रखते हैं। मतलब कि इंडेक्स फॉर्मेट में क्यों रखते हैं, क्योंकि हम चीजों को इजीली फिर फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जिबिटिंग दी मैन्यूस्क्रिप्ट। जो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन नोट्स है उसे भी हम एग्जिबिट करते हैं। एग्जिबिट में आपके स्कूल में एग्जीबिशन होता है, राइट, वहां पे आप देखते होंगे कि हर टेबल पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जीबिशन, साइंस कोई कोई बना के लाया है, कोई कुछ बना के लाया है, तो वो क्या हो रहा है, एक आपका एग्जिबिट हो रहा है, मतलब पब्लिक के सामने वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। वो चीजें जो आप बना के लाए हो एग्जीबिशन में, वो एक एग्जीबिशन हॉल में लोग उसे देख रहे हैं, लोगों के सामने वो डिस्प्ले हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं एग्जिबिटिंग, ठीक है। तो एग्जिबिटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट, तो वैसे सेम आपका जब पब्लिक के सामने वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा गया है उसको हम अच्छे से अगर संभाल के रखेंगे और उसे कंजर्व प्रिजर्व रखेंगे, तो लोगों के सामने हम उसे एग्जिबिट कर सकते हैं, लोगों के सामने भी हम उसे दिखा सकते हैं, पब्लिक प्लेस में हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ओल्ड बुक हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है। हर कोई भी चीज हो, आपका घर है, ठीक है, आप अपने घर को अगर प्रॉपरली अरेंज नहीं रखोगे या फिर आप अपने घर को हर 1 से 2 साल पे पेंट नहीं करोगे, या फिर अगर आप अपने घर में आपकी कहीं पे घर को रिपेयरिंग की जरूरत है और आप नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, वो घर ऑब्वियसली टूटेगा, ठीक है, या फिर वो बिखर जाएगा, वेंडिश हो जाएगा। तो विच मीन्स कि हम अगर चीजों को अच्छे से रखना चाह रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग रखना चाह रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक, तो हम उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट देते चले। प्रॉपर ट्रीटमेंट उसे रिक्वायर होता है और हमें वो देना भी चाहिए, ठीक है। चीजों को केयरफुली हैंडल करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, एंड ऑल्सो ये सब करने के लिए भी एक स्किल होता है। ये सारी चीजें करने के लिए भी, ओल्ड चीजों को संभाल के रखने के लिए और ओल्ड चीजों को मैनेज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए लोगों के अंदर भी स्किल्स होते हैं। वो स्किल्स वो सीखते हैं, वो स्किल्स वो कहीं ना कहीं सीखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जितने भी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स को अगर कोई देख रहा है, कोई प्रिजर्व कर रहा है, ठीक है,
कोई उसे संभाल रहा है, कोई उसे अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहा है, अच्छे से देखभाल कर रहा है, ठीक है। जब जब रिपेयरमेंट की जरूरत है तब तक वो रिपेयर कर रहे हैं, कैसे रिपेयर करना चाहिए वो बता रहे हैं। तो वो सब एक ट्रेंड पर्सन ही बता सकता है, वो सब एक ट्रेंड पर्सन ही बता सकता है। तो उससे क्या होगा कि चीजें क्या होगी, वो ट्रेंड पर्सन जो है वो ड्यूली क्वालिफाइड है, मतलब वो पर्सन को पता है कि कब क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पास स्किल है और वो स्किल को वो सीखा है, वो स्किल को वो उसने स्टडी किया है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि ओ लगता है इसमें पेंटिंग डेंटिंग की जरूरत है, चलो करते हैं, नहीं। अगर पूर्वजों की चीजों को, पहले की चीजों को अगर हमें संभाल के रखना है तो प्रॉपर उसके मैनेजमेंट भी जरूरी है। तो अगर कोई उसका मैनेजमेंट कर रहा है तो वो एक ट्रेंड पर्सन है, वो पर्सन एक स्पेसिफिक स्किल्स के साथ है, एंड ऑल्सो वो हाई डेली क्वालिफाइड भी है वो चीजों के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से वो अच्छे से देखभाल भी कर पाएगा, चीजों को संभाल के रख पाएगा, और जब जब उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है वो चीजों को वो ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर सकता है, प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकता है, प्रॉपरली इंडेक्स फॉर्मेट में रख सकता है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो वो इजीली उसे निकाल करके पब्लिकली शो कर सके, या फिर जब भी नीड पड़े तो प्रॉपर टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे वो चीजों को निकाल सके और बता भी सके, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन का। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ सोर्सेस। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सोर्सेस। तो देयर आर दी थ्री काइंड ऑफ सोर्सेस। सबसे पहला जो आपका सोर्सेस है वो है ओरल सोर्सेस, दूसरा आपका रिटर्न सोर्सेस, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के बारे में, और थर्ड आपका हो गया मटेरियल सोर्सेस। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सोर्स जिससे हमें एक सोर्स जिससे हमें पता चलता है, कैसे, आवाजों के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, सुन करके हमें जब कोई बताता है तभी हमें पता चलता है, ठीक है। हमें अगर कोई कह देता है कि अच्छा ये मंदिर बहुत ही पुराना है, तो हमने देखा नहीं है कितना पुराना है, उस टाइम में हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हम बॉर्न भी नहीं हुए थे, बट यस हम सुने हुए हैं, विच मीन्स कि वो एक क्या है, ओरल सोर्सेस है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है, बट ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस है आपका, ठीक है। तो ओरल सोर्सेस पे सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है कलेक्टिंग एंड कॉम्पलिंग ऑफ द फोक सॉन्ग एंड फोक टेल्स। हम जब भी फोक, पहले के टाइम में ना, मतलब जैसे आप देखते हो आपके टाइम, आप जब अपने घर पे रहते हो, ठीक है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो उस टाइम में क्या किया जाता है, उस टाइम में भजन कीर्तन किया जाता है, ठीक है। तो भजन कीर्तन की लाइंस ऐसी नहीं कि न्यू बनाई गई है, वो पहले से फॉलो होते जा रहा है, ठीक है। तो हम उसे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो वो एक क्या है, एक फोक सॉन्ग है, या फिर अगर हमें कोई स्टोरी के थ्रू बता रहा है तो वो एक क्या है, वो एक फोक टेल्स है, फोक टेल्स है। स्टोरी में अगर बता रहा है तो वो एक क्या है, फोक टेल्स है, ठीक है। और कंपलिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी सोर्सेस से, ठीक है, चाहे वो लिस्ट बनाने के लिए या फिर रिपोर्ट्स के लिए, या फिर कोई भी बुक से अगर हम लिस्ट कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंपलिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपका कलेक्टिंग एंड कंपलिंग ऑफ दी फोक सॉन्ग एंड फोक टेल्स। हम कलेक्ट करते हैं, कंपेल करते हैं किसको, फोक सॉन्ग और फोक टेल्स को। सेकंड, हम क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेटिंग करते हैं किसका, कंप्लीट मटेरियल का। कंप्लीट मटेरियल का क्या करते हैं, हम क्लासिफाई भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं और इंटरप्रेटिंग भी करते हैं। इंटरप्रेटिंग की मतलब होती है कि अगर हम मान लो एक्सप्लेन करें किसी भी अगर हम क्या कहते हैं, वर्ड्स को, या फिर सेंटेंस को, ठीक है, या फिर मान लो किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिशिंग द रिजल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव रिसर्च। हम पब्लिश करते हैं, हर एक जो रिसर्च किया जाता है उसे पब्लिश करते हैं थ्रू दी ओरल सोर्सेस, थ्रू दी ओरल सोर्सेस, बोलते बोलते अच्छा उसने ऐसा किया था, ये रिसर्च हुआ है, देखा नहीं है, सुना ही है, सुनी हुई बातें, सुनी हुई चीजें, वो आपकी क्या हो गई, ओरल सोर्सेस हो गई। इसमें नेसेसरी ट्रेनिंग क्या क्या है, तो वो है आपका साइकोलॉजिकल या फिर एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जब भी हम डेवलपमेंट के लिए स्टडी करते हैं, ठीक है, या फिर मान लो कि हम कोई भी सोशल डेवलपमेंट जो हम आसपास रह रहे हैं, हमारी जो सोशल सोशल जो रिफॉर्म्स है
उसके डेवलपमेंट के लिए अगर हम स्टडी करें तो वो आपका क्या हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, समाज के लिए। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब हो गया हम ह्यूमन के डीड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के हम अगर कह लें ह्यूमन के अगर हम सोसाइटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कल्चर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो आपका एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजिकल, सोशल साइकोलॉजी, ये भी आपका एक नेसेसरी ट्रेनिंग है। मिथोलॉजी, किसी का अपना, हर किसी का अपना अपना एक मिथ होता है, रिलीजियस से लेकर के कल्चर से लेकर के, वो उसे हम मिथोलॉजी कहते हैं। लिंग्विस्टिक से लेकर के हर किसी का अपना अपना एक लैंग्वेज के ऊपर स्टडी होती है, हर किसी का अपना अपना एक लैंग्वेज होता है, वो अपने लैंग्वेजेस के बारे में कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो आपका लिंग्विस्टिक हो गया। सो लाइब्रेरी एंड साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट एंड दी आर्टिकल, ये सब आपका क्या है, नेसेसरी ट्रेनिंग है। मतलब कि ओरल सोर्सेस में ये नेसेसरी ट्रेनिंग है, जिसके थ्रू हमें ओरल सोर्सेस के बारे में पता चलता है और ओरल सोर्सेस को हम फॉलो भी करते हैं। ठीक है, ओरल सोर्सेस के बारे में हम स्टार्टिंग से पता चलते आया है। नेक्स्ट इज द रिटर्न सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस जो हमें लिखी हुई चीजें हैं, जो जब हम कोई भी लिखी हुई चीजों को देखते हैं तो वो आप हमारा क्या होगा, एक रिटर्न सोर्सेस। तो जो भी पहले की हिस्ट्री थी, जो भी हिस्ट्री है, जब वो एक रिटर्न फॉर्मेट में रहती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिटर्न सोर्सेस कहेंगे। अब रिटर्न सोर्सेस कलेक्ट हो सकता है आर्टिफैक्ट्स पे भी लिखा हुआ रहता था, एंड ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी कलेक्ट हो सकता है रिटर्न सोर्सेस। नेक्स्ट अगर हम देखने जाए, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस इस जरूरी है कंजर्व एंड प्रिजर्व करने के लिए कलेक्टिव डॉक्यूमेंट को। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो पत्थर है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, आप देखते होगे जो स्टील्स का होता है या फिर रॉड जो होता है, रॉड की जो सामान बनाई जाती है, ठीक है, आयरन का जो सामान रहता है उस पे अक्सर जंग लग जाता है। या फिर जो आपके स्टोन्स होते हैं उस पे आप देखते होगे कि ग्रीन ग्रीन कलर का लग जाता है। ठीक है, आपको सही से दिखता नहीं है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट हो जाती है किसके थ्रू, ये सारी चीजें केमिकली इफेक्ट हो जाती है वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग की वजह से। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं अगर इसको प्रोटेक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यूज को कलेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के थ्रू, या फिर पहले के टाइम से ही किया आ रहा है। जो वैल्यूएबल जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसे पहले से जो हिस्टोरिकल वैल्यूज है, ठीक है, किसने क्या कहा है, किसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, किसका क्या इम्पोर्टेंट रूल्स है, वो सब एक क्या किया गया है, डॉक्यूमेंट में कलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को कहीं ना कहीं एग्जिबिट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिस्प्ले कर सकते हैं एग्जीबिशन में। लाइब्रेरीज वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ पे डिस्प्ले होता है, म्यूजियम वगैरह में जाओगे वहाँ पे डिस्प्ले रहता है। ठीक है, लिखा हुआ रहता है, आप देखते होगे फ्रेम्स बनाया जाता है, फ्रेम में लिखा गया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दी पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट एंड रिसर्च रिपोर्ट। पब्लिश करना जो एडिटेड डॉक्यूमेंट है एंड रिसर्च रिपोर्ट भी आपका किस में आ जाएगा, रिटर्न सोर्सेस में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके रिटर्न सोर्सेस में आती है। अब रिटर्न सोर्सेस की जरा ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। रिटर्न सोर्सेस का कैसे हम कह सकते हैं ये सारी चीजें रिटर्न सोर्सेस है। तो पहली बात कि नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्ट, हमें नॉलेज स्क्रिप्ट के नॉलेज के बारे में पता चलता है, स्क्रिप्ट के बारे में हमें नॉलेज मिलता है। ठीक है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई है या फिर जो पहले बोली जाती थी, वो स्क्रिप्ट के बारे में हमें पता कहाँ से चला, तो रिटर्न सोर्सेस, क्योंकि वो लिखा गया था कहीं ना कहीं एंड उसे जब फाउंड हुआ, वो जब रिसर्च किया गया तो उसमें मिला, जब मिला तब हमें पता चला। तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहता तो हमें फिर पता नहीं चलता, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, इज अ काइंड ऑफ रिटर्न, ये एक लिखा गया है। तो ठीक है, तो क्या क्या स्क्रिप्ट है डिफरेंट डिफरेंट, तो वो आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट, मोदी स्क्रिप्ट, पर्शियन स्क्रिप्ट एंड ये सारे डेवलपमेंट के थ्रू यूज हुए हैं। बेसिक नॉलेज जो आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशन, लिटरेचर, कल्चर, डायनेस्टीज, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड पास्ट सोसाइटीज, ये सब भी क्या किया गया है, स्क्रिप्ट किया गया है, लिखा गया है लिटरेचर्स में। लिटरेचर्स में क्या किया गया है, लिखा गया है लोगों के कल्चर्स के बारे में कि पहले कल्चर्स कैसा था, पहले जो किंगडम्स थी, डायनेस्टीज थी, उसके बारे में लिखा गया है। वो डायनेस्टीज और किंगडम कैसे रन करती थी उसके बारे में लिखा गया है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता था उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, थर्ड है आपका नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स, वेरियस स्कूल्स के नॉलेज के बारे में लिखा गया था।
स्टाइलिंग ऑफ पेंटिंग्स जो ड्रॉ किया गया था वो भी आपका क्या है, एक रिटर्न सोर्सेस है। नेक्स्ट इज स्कल्पचर आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये सारे आपके क्या किस में आते हैं, रिटर्न सोर्सेस के अंदर आते हैं। सो अब इन सारी चीजों को लिखने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत थी, तो नॉलेज जैसे पेपर का होना चाहिए, इंक का होना चाहिए, पहले पेन नहीं यूज होता था, इंक होता था, ठीक है। नेक्स्ट इज कलर्स का यूज होता था। तो ये सारे थ्रू क्या लिखा गया था, और वो रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है उसे हम पढ़ते हैं, या जो हमारे रिसर्चर्स ने पढ़ा उसे पता चला, ठीक है। और भी बहुत सारे रिटर्न सोर्सेस है, जैसे कोई भी नॉलेज हम ले सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स मटेरियल यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन, स्टोन्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्ट किया गया है या मेटल्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्ट किया गया है वो भी एक रिटर्न सोर्सेज में आता है। अब इन सारे चीजों को कंजर्व और प्रिजर्व रखने के लिए हम इसे केमिकली इसे प्रोसेस करना पड़ता है, केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं, ताकि ये चीजें क्या हो, कंजर्व और प्रिजर्व रहे सदियों सदियों तक, ठीक है। 7th पॉइंट जो आपका है कि नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोच के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लाइक अगर हम कोई भी चीज को गैलरी में, मतलब आपके म्यूजियम में, ठीक है, म्यूजियम गैलरीज में, या फिर कहीं पे हम एग्जिबिट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, तो वहां पे वो प्रॉपर मैनेज होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आए उसे टच करके चला जाए, नहीं। अगर बार बार एक ही चीज को आप टच करोगे, या फिर बार बार पेपर उठा करके बार बार पढ़ोगे, फिर फोल्ड करके रख दोगे, ठीक है, तो उससे पेपर भी क्या होगा, इतने सालों से वो पेपर्स भी क्या हो जाएंगे, वो पेपर भी फिर फटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप बार बार स्टोन्स को उठा रहे हो, रख रहे हो, जबकि वो 100 साल 200 साल पुराना है, ठीक है, फिर भी आप उसे बार बार टच कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो उससे क्या होगा, वो चीजें फिर ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। इसलिए ये सारी चीजों को अगर पब्लिकली हमें दिखाना है, तो प्रॉपर एक तरीके से दिखाना पड़ेगा, म्यूजियम में अच्छे से रख करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे दे दिए देखने के लिए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। 8 पॉइंट इज राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। अगर कोई भी रिटर्न राइटिंग रिसर्च, कोई भी रिसर्चर्स अगर रिपोर्ट्स के बारे में लिख रहा है, आर्टिकल्स के बारे में लिख रहा है, तो वो भी आपका क्या है, वो भी रिटर्न सोर्सेस में आता है। तो ये हमने देखा नेसेसरी ट्रेनिंग ऑफ रिटर्न सोर्सेस। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल सोर्सेस के बारे में, ठीक है। अब मटेरियल सोर्सेस की अगर बात करें, तो मटेरियल मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मटेरियल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट। तो अगर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी लिखा गया है, ड्राइंग किया गया है, इंस्क्रिप्ट किया गया है, वो मटेरियल बनाया गया है, वो मटेरियल प्रॉपर एग्जिस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर पीरियड से, तो वो एक क्या हो गया, मटेरियल सोर्सेस हो गया है। जैसे आर्टिफैक्ट्स आपका हो गया, वहां पे हम क्लासिफाई, कोई भी अगर पॉट है, एक पॉट है, ठीक है, एक पॉट है, और वो पॉट मान लो बहुत ही पुराना है, 100 साल 200 साल पुराना है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो पॉट क्या है, एक मटेरियल सोर्सेस है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये इतने साल पुराना है, ठीक है, इतने साल ये पुराना है। इस पॉट्स को भी क्या किया जाता है, प्रॉपरली प्रिकॉशन किया जाता है, प्रिजर्व एंड कंजर्व भी किया जाता है। इस पे भी केमिकली एंड मैकेनिकली प्रोसेस किया जाता है क्लीनिंग पर्पस से, ताकि ये साफ सुथरा रहे, और जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसे अच्छे से दिखना भी चाहिए, और वो भी समझ सके कि अच्छा ये इतना पुराना हुआ करता था, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कि हमें इसे एग्जीबिशन में सही से अरेंज करना चाहिए आर्टिफैक्ट्स को, ठीक है। और अगर ये एक सही हम कहते हैं ना, अगर इस सही फॉर्मेट में नहीं है, तो सेम इसका हम क्या बना सकते हैं, कार्बन कॉपी भी बना सकते हैं, मतलब कि सेम कॉपी का, इस सेम कॉपी का हम मॉडल भी बना करके सेम एग्जीबिशन में हम रख सकते हैं, ठीक है। राइटिंग एंड पब्लिकेशन दी रिसर्च आर्टिकल आर कलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स, जितने भी रिटर्न या फिर पब्लिशिंग रिसर्च है, ये सब भी आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल में है आपका, जितने भी आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट हुए हैं, ये आर्टिकल्स में लिखा गया है, ठीक है। जितने भी आपके फॉसिल फॉसिल प्लांट्स हो गए, फॉसिल्स एनिमल्स हो गए, इन सबको भी एग्जीबिशन में रखा जाता है, एंड ऑल्सो इंडेक्स इनका बनाया जाता है, इनका इंडेक्स बनाया जाता है, ताकि ये इजिली हम कह सकते हैं आइडेंटिफाई हो सके कि ये कब से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और ये कब का है, ये हम पता लगा सकते हैं अगर प्रॉपरली इंडेक्स हम बना करके रखे तो। नेक्स्ट इज कि ये जो फॉइल्स है, इसे फॉसिल्स है, इसे हम क्या कर सकते हैं, एग्जीबिशन में भी रख सकते हैं, एंड ऑल्सो या फिर अगर ये फॉसिल सही फॉर्मेट में नहीं है, या फिर हम कह ले कि सही से नहीं है, टूट रहा है, अच्छे से नहीं है, वैनिश हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं,
रिक्लेप्स कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस का मतलब हो गया कि आप सेम चीज की आप क्या कर सकते हो, इस चीज का कॉपी बना करके रख सकते हो, ठीक है। कॉपी बना करके सेम चीज म्यूजियम में डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल सोर्सेस के ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका बेसिक नॉलेज है मटेरियल सोर्सेस का बेसिक, वो है आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन। जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन थे एंड जो आर्कियोलॉजिकल मेथड है, ये एक क्या है आपका बेसिक ट्रेनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो नॉलेज ऑफ द रिलीजियस सोर्सेस के बारे में। जो भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस सोर्सेस है उनका मटेरियल्स, जैसे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हो गया आपका स्टोन्स, मिनरल्स, मेटल, क्ले, ये सब क्या है, ये सब आपका आता है मटेरियल सोर्सेस। इसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंजर्व प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई भी इक्विपमेंट हो उसे प्रॉपर क्लीन रखना चाहिए। क्लीन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेम चीज जो रिटर्न सोर्सेस में था, कि एक जो वेरियस स्कूल्स है या फिर स्टाइल्स है राइटिंग ऑफ द आर्ट्स, ये भी डेवलप होनी चाहिए और स्कूल्स में भी पता होना चाहिए कि अच्छा ये सारी चीजें पहले ऐसा हुआ करता था। आप देखते हो ना, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख लो, टेक्स्ट बुक में भी जो ड्राइंग्स बनाई गई रहती है, ये सब भी क्या है, रिटर्न सोर्सेस है, ठीक है। और आपके स्कूल्स में अगर कोई आकर के वो पर्टिकुलरली आपको म्यूजियम में ले जा करके दिखा रहे हैं, तो वो भी आपका एक क्या हो गया, वो भी आपका एक मटेरियल सोर्सेस हो गया। आप वो मटेरियल को देख रहे हो, आप वो मटेरियल को देख रहे हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रिटर्न नेसेसरी ट्रेनिंग मटेरियल सोर्सेस में, तो आपके नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग द रिपेल, आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी चीज ज्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। इतनी जो पुरानी चीजें हैं वो भी ज्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं करती है, बट उसका क्या होते रहता है, रिप्लिक्स बनाया जाता है, मतलब उसका मॉडल्स बनाया जाता है, हम कार्बन कॉपी बनाया जाता है, ठीक है। कार्बन कॉपी बनाया जाता है, हम कह सकते हैं कि उस सेम मॉडल की कॉपी बनाई जा सकती है। उसके लिए भी स्टडी करना पड़ता है एंड उसके लिए भी स्किल्स सीखना पड़ता है। नेक्स्ट इज कि अगर हम ये जो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए किसका, डिफरेंट डिफरेंट जो अप्रोच है, अगर हम कोई भी एग्जीबिशन में एग्जिबिट कर रहे हैं इन सारे मटेरियल्स को, तो हमारे पास एक वेरियस अप्रोच होना चाहिए मैनेज करने का। और म्यूजियम में हम कैसे इसे डिस्प्ले करें, वो भी एक मैनेजिंग का हमारे पास वेरियस वेरियस अप्रोच होना चाहिए, या फिर वो भी एक स्किल्स हमें आना चाहिए, इसकी भी स्टडी होती है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वो है आपका राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। हम इन सारी चीजों पे क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और इस रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स को हम लिख सकते हैं। रिसर्च करके हम रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स को लिख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल सोर्सेस पे। तो आप कुछ कुछ चीजें कॉमन देखते होंगे, ये लास्ट 3 लाइंस आप हर एक में कॉमन देखते होंगे, ठीक है। मटेरियल सोर्सेस हो, ओरल सोर्सेस हो, या फिर आपका रिटर्न सोर्सेस हो, क्या होना चाहिए, आप क्या कर सकते हो, रिपल्स कर सकते हो, मतलब प्रॉपर एक मॉडल्स बना सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या, ये आपका ओरल सोर्सेस में यूज नहीं होगा, क्योंकि ओरल में जो बोला गया है वो बोलते आए हैं, ठीक है। बट मटेरियल सोर्सेस में अगर कोई एक पेपर खराब होते जा रहा है रिटर्न सोर्सेस में, तो हम उसका प्रॉपर एक एग्जैक्ट बना सकते हैं। मटेरियल में कोई भी अगर अब हमारा गुड्स खराब हो रहा है, आर्टिफैक्ट्स खराब हो रहे हैं, तो हम सेम एग्जैक्ट बना सकते हैं, रिपल्स कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल्स में वेरियस वेरियस स्कूल्स में नॉलेज होना चाहिए बच्चों को रिटर्न सोर्सेस का एंड ओरल सोर्सेस का, ठीक है। एंड ऑल्सो आप हमारे मटेरियल सोर्सेस का, ठीक है। या फिर अगर हम इसे म्यूजियम में डिस्प्ले कर रहे हैं, तो हमारे पास एग्जीबिशन का मैनेज करने का एक प्रॉपर स्किल्स भी होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी जाकर के आप डिस्प्ले नहीं कर सकते हो, आपको मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर स्किल्स आना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ तक हमारा, यहाँ तक हमने क्या बात किया, यहाँ तक हमने बात किया है पहला टॉपिक जो हमारा है वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में, और डिफरेंट डिफरेंट कौन सी सोर्सेस है उसके बारे में हमने बात की है, ओके। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है फेमस म्यूजियम्स। कौन से फेमस म्यूजियम्स है इंडिया में या फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, उसके बारे में हम सेकेंड टॉपिक में अभी पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि म्यूजियम्स, ठीक है। म्यूजियम्स एक्चुअल में क्या है, म्यूजियम्स वर क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द एंटिक्विटीज कलेक्टेड बाय द मेंबर
ऑफ रॉयल एंड एलिट फैमिलीज ऑफ मेडिवल यूरोप। मतलब कि जो हमारा जो मेडिवल टाइम था, मिडिल एज का जो टाइम था, ठीक है, उस टाइम में कहा गया था कि म्यूजियम्स बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी एंटीक्यूटीज जो कलेक्ट हुए हैं, एंटीक्यूटीज का मतलब होता है जो एंशियंट टाइम में जो चीजें कलेक्ट हुई थी, एंशियंट टाइम की जो चीजें मिडिल एज में जो कलेक्ट हुई थी, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्व एंड प्रिजर्व करना पड़ेगा एक जगह पे, अच्छे से उसे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना पड़ेगा, इस चीजों को मैनेज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से कहा गया कि हमें म्यूजियम्स बनाना चाहिए। तो जितने भी रॉयल मेंबर थे, रॉयल फैमिली के जो मेंबर थे या फिर एलिट फैमिली थी, एक जो सुपीरियर फैमिली थी, ठीक है, ये कहा गया कि उन लोगों ने कहा कि जितने भी एंटिक्विटीज कलेक्ट हुए हैं, एंशियंट एजेस के जो सामान कलेक्ट हुए हैं, उसे हमें एक प्रॉपर मैनर में रखना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, जिसका नाम दिया गया म्यूजियम्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से डिफरेंट म्यूजियम्स हैं जो काफी फेमस है, ठीक है। तो सबसे पहला जो म्यूजियम है वो है आपका लॉवरे म्यूजियम। ये म्यूजियम आपके फ्रांस में है और काफी फेमस म्यूजियम है ये, ठीक है। लवरे म्यूजियम इन पेरिस, ये पेरिस में है आपका, ठीक है, फ्रांस पेरिस में। यहाँ ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 18 सेंचुरी सीई में, और यहाँ पे जितने भी एंशियंट चीजें थी वो कलेक्ट हुई थी बाय द रॉयल फैमिली एंड आल्सो द एलिट फैमिली, ठीक है। और ये लोवरे म्यूजियम में रखा गया था। लोवरे म्यूजियम के लोग आते थे एंड आल्सो देखते भी थे, एंड कुछ लोग काफी हाई दाम में इसे परचेज भी करते थे, ठीक है। ऑल्सो वी कैन से कि यहाँ पे जो सबसे फेमस पेंटिंग थी ये लोवरे म्यूजियम का, वो कौन सा था, वो था मोनालिसा पेंटिंग। और ये पेंटिंग बनाया गया था आपका लियोनार्डो दे विंसी के द्वारा बनाया गया था ये पेंटिंग, ठीक है। ये पेंटिंग काफी फेमस पेंटिंग है, ये मोनालिसा पेंटिंग, ठीक है। कमेंट इन बॉक्स कि क्यों ये पेंटिंग फेमस है, ठीक है। लेट्स सी, क्योंकि ये काफी फेमस पेंटिंग है, और लेट्स सी ये आप बता सकते हो कि नहीं कि ये पेंटिंग क्यों फेमस है। वैसे मैं बता दूं तो ये पेंटिंग अपने आप में माना जाता है ड्यू टू मोनालिसा। इनमें सबसे जो फेमस है वो क्या है, उनकी स्माइल, ये जो फेस बनाई गई है ना, फेस पे जो एक स्माइल है, ये स्माइल की वजह से पेंटिंग काफी फेमस भी हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज कि और भी बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स हैं, ठीक है। ऑल्सो लियोनार्डो दे विंसी ने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे पेट्रोनेज जो फ्रेंच के टाइम में, फ्रेंचिस वन किंगडम किंग्स के टाइम में जो चीजें फाइंड हुई थी, उसे भी 16 सेंचुरी में, 16 सेंचुरी के जो किंग्स थे उनके भी जो हम कह सकते हैं जो हमारा चीजें कलेक्ट हुई थी वो भी म्यूजियम्स में रखा गया था, ठीक है। तो ये म्यूजियम्स काफी हमारा इम्पोर्टेंट म्यूजियम है, फ्रांस म्यूजियम, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो एंशियंट टाइम में जो फ्रांस की या फिर हम कह लें फ्रांस एंड ऑल्सो जो नेपोलियन नेपोलियन का जो एंटिक्विटीज था एंशियंट टाइम में जो पाया गया था सारी चीजें, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट कराया गया है, यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ये म्यूजियम में ऑलमोस्ट प्रेजेंटली आज की डेट में आपके 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स है इसमें, 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स इस म्यूजियम में है। तो ये म्यूजियम काफी फेमस म्यूजियम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम म्यूजियम की बात करते हैं, वो है ब्रिटिश म्यूजियम जो इंग्लैंड में है। ब्रिटिश म्यूजियम जो लंदन में है, ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 18 सेंचुरी में, ठीक है। सर हंस स्लोन ने साइंटिफिकली इसे कहा है कि ये जो हमारे यहाँ पे जो म्यूजियम है, ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट पाया गया है साइंटिफिक हैंडेड से पाया गया है 71,000 ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जितने भी किंग्स थे इंग्लैंड में जॉर्ज टू के टाइम से, उनका सारा जितना भी आर्टिफैक्ट्स है वो इस पे यहाँ पे आके प्रिजर्व किया गया है, कंजर्व किया गया, अच्छे से रखा गया है म्यूजियम्स में, ठीक है। ऑल्सो बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंशियंट टाइम्स के आर्टिफैक्ट्स, ब्रिटिश के टाइम के, ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम्स के जितने भी आर्टिफैक्ट्स है वो सारी चीजें यहाँ पे कलेक्टेड है। एंड इन द प्रेजेंट टाइम कहा गया है कि 80,000 80 लाख आपका प्रेजेंट टाइम में क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो जब भी साइंटिफिकली सर हैंस लॉन ने कहा था, नेचुरली साइंटिफिकली कहा गया था उस टाइम में 18 सेंचुरी में कि यहाँ पे 71,000 है, बट आज की डेट में देखा गया है कि 80,000 ऑब्जेक्ट, 80 लाख ऑब्जेक्ट यहाँ पे है,
80 लाख ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट म्यूजियम की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ओके, ये जो म्यूजियम है, ये म्यूजियम आपका नेचुरल हिस्ट्री पे बेस्ड है, नेचुरल चीजों पे ये हिस्ट्री, यहाँ पे ये म्यूजियम बेस्ड है। इसे जो मैनेज किया गया था बाय दी स्मिथ सोनेन इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपका यहाँ पे मैनेज किया गया था, और ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1846 सेंचुरी में। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि इट इज द हाउस, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ऐसा घर है जहाँ पे 12 करोड़ 120 मिलियन आपके स्पीसीज पाए गए हैं, स्पीसीज को रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, जो फॉसिल्स है या फिर जो रिमेनिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो फॉसिल्स है, नेचुरल रॉक्स है, ह्यूमन फॉसिल्स है, आर्टिफैक्ट्स है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 करोड़ क्या है स्पीसीज यहाँ पे पाया, स्पीसीज यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, स्पेसिमेंस आपका पाया गया ऑलमोस्ट 120 मिलियंस। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे इंडिया में म्यूजियम है, म्यूजियम इन इंडिया, जिसका नाम है इंडियन म्यूजियम। ठीक है, ये पहला म्यूजियम इंडिया का था, फर्स्ट म्यूजियम जिसका नाम रखा गया था म्यूजियम इंडियन म्यूजियम। ये एस्टेब्लिश हुई थी बाय दी, ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, ये आपकी एस्टेब्लिश हुई थी 1814 सेंचुरी में। ठीक है, किसने एस्टेब्लिश किया था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इसे एस्टेब्लिश किया था कोलकाता में। ओके, सेकंड म्यूजियम जो इंडिया में फाउंड हुआ था वो हुआ था गवर्नमेंट म्यूजियम, जो एस्टेब्लिश हुआ था आपका चेन्नई में 1851 सेंचुरी में ये फाउंड हुआ था। नेक्स्ट म्यूजियम जो थर्ड म्यूजियम फाउंड हुआ है वो है नेशनल म्यूजियम, ये आपका फाउंड हुआ है आपका आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1949 में ये फाउंड हुआ है इन दी दिल्ली। ठीक है, तो ये तीन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स है इंडिया में। ओके, तो यहाँ पे पाया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट जो लाइब्रेरीज है, आर्चीव्स है, यहाँ पे रखा गया है, मतलब आर्चीव्स को भी यहाँ पे रखा गया है। जो बड़े बड़े म्यूजियम्स में यहाँ पे देखा जाता है कि देयर ओन आर्चीव्स एंड लाइब्रेरीज भी फाइंड हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल्सो इस म्यूजियम्स में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से एप्लीकेटेड ये म्यूजियम है, और इसमें कहा गया है कि इंडिया से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, ब्रिटिश से रिलेटेड भी जो चीजें थी यहाँ पे काफी फाउंड हुई है। ठीक है, यहाँ पे इस म्यूजियम में है, ये म्यूजियम काफी फेमस है। और भी बहुत सारे वेल नोन इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज है जो फाउंड हुए हैं, एंड ऑल्सो ये यूनिवर्सिटीज और हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट डिग्री भी करवाती है। ठीक है, डिग्री भी देती है कि, और डिप्लोमा भी करवाती है, डिप्लोमा के भी कोर्सेज है किस चीजों में, म्यूजियोलॉजी, मतलब म्यूजियम से रिलेटेड एक कोर्सेज है जिसका नाम है म्यूजियोलॉजी। ठीक है, तो देयर आर दी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज लाइक नेशनल म्यूजियम दिल्ली, महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा, देन इज आपके कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनारसी में है, देन इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ पे है, जीवाजी यूनिवर्सिटी बलार में है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि ये सब यूनिवर्सिटीज डिग्री और डिप्लोमा भी देती है म्यूजियोलॉजी में, म्यूजियोलॉजी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट म्यूजियम के बारे में हम लोग देखते हैं जो काफी फेमस म्यूजियम है, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ठीक है, ये म्यूजियम आपका फाउंड हुआ था 1904 में सेंचुरी में। ठीक है, ये आपके मुंबई में सबसे पहले ये म्यूजियम को बनाया गया था, एंड इस म्यूजियम में काफी चीजें थी जो हम कह सकते हैं विजिट की गई थी, एंड ऑल्सो आपके प्रिंस ऑफ वॉल्स टू इंडिया के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, म्यूजियम में मॉडरेटर रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट इन द मंथ नवंबर, एक साल के बाद ऑलमोस्ट नवंबर में 1905 सेंचुरी में इसका फाउंडेशन जो म्यूजियम था जो वो नाम रखा गया था, उस इस म्यूजियम का पहली बार जो नाम रखा गया था वो था प्रिंस ऑफ वॉल्स म्यूजियम ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिश पीरियड था तो वो लोग ने अपने हिसाब से नाम रखा था। ठीक है, बाद में जब ब्रिटिश पीरियड खत्म हो गया उसके बाद ये नाम को फिर से चेंज किया गया इस म्यूजियम का, और फिर नाम रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, इसका नाम रखा गया, और 1998 में ये नाम चेंज हुआ था। तो ब्रिटिश ने अपने म्यूजियम जो बनाया था सबसे पहले उसका नाम रखा था क्या,
प्रिंस ऑफ द वॉल्स म्यूजियम ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो म्यूजियम में कमोडिटीज थे जो हमारे होते वो क्या था, प्रिंस वॉल्स ऑफ इंडिया के बारे में ही बताया गया था, वही विजिट किए थे सबसे पहले इस मॉल में, सॉरी इस म्यूजियम में, ठीक है। एंड ऑल्सो इस म्यूजियम में आपके ब्रिटिश से रिलेटेड ही चीजें थी, ठीक है। बाद में जाकर इसका नाम चेंज हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट म्यूजियम, इसके बारे में एक और चीज देख लेते हैं कि ये जो हमारा म्यूजियम है, ठीक है, ये म्यूजियम की जो स्टाइल थी, वो म्यूजियम की जो बिल्ड की जो स्टाइल थी वो कैसी थी, इंडो गॉथिक स्टाइल थी, इंडो गॉथिक स्टाइल थी। इट हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ, इसका स्टेटस क्या दिया गया, ग्रेड 1 स्टेटस दिया गया आपके हेरिटेज मैनेजमेंट मुंबई में। ये म्यूजियम में जो हाउसेस है वो 50,000 इक्विटीज पाए गए, मतलब एंशियंट टाइम का, एंशियंट टाइम की जो कलेक्टेड पाई गई है, आर्टिफैक्ट पाई गई है, वो 50,000 पाई गई है। ऑलमोस्ट 3 कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया है, आर्ट, आर्कियोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री में इसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है हमारा वो है लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स के बारे में। लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइब्रेरी क्या होता है। लाइब्रेरी एक्चुअल में एक स्टोर हाउस है जहां पे नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी की जो साइंस है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है किस चीजों से, मैनेजमेंट साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एंड फील्ड ऑफ एजुकेशन से। मतलब कि लाइब्रेरी में साइंस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी काफी क्लोज है, क्लोज है, रिलेटिवली काफी क्लोज है किस चीजों में, मैनेजमेंट साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंड फील्ड्स ऑफ एजुकेशन में। लाइब्रेरीज की जो वेरियस टेस्ट है, मतलब लाइब्रेरीज में एक्चुअल में क्या किया जाता है, लाइब्रेरीज में यहाँ पे बुक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आपके यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में कंजर्वेशन एंड प्रिजर्व किया जाता है जो भी पुराने पुराने बुक्स है, और जो पार्ट वाइज में बुक्स है, जो पहले बुक लिखा गया है उसे सिस्टमैटिक वे में क्या किया जाता है, रखा जाता है और कंजर्व और प्रिजर्व भी किया जाता है। कहीं से कोई पन्ना फट नहीं जाना चाहिए, पेजेस फट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से उसकी देखभाल की जाती है। ऑल्सो यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत सारे, हम कह सकते हैं डिसमिनेशन आपके इंफॉर्मेशन सोर्सेस है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस है यहाँ पे, ठीक है। और भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आज की डेट में जो चीजें हैं वो कंप्यूटराइज सिस्टम में, किसी को कोई भी बुक फाउंड करना है बड़े बड़े लाइब्रेरीज में, वो कहा क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे जाके बस बुक के नाम लिखेंगे या फिर किसका बुक है उसका उसका नाम बस टाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी में पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा बुक है, तो वो उस कॉलम में उस रो में जाकर के बुक को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। Next is to make the book available to the reader as per the requirement. It is most important aspects for library management. कोई भी रीडर्स जो पढ़ने के लिए आता है लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए आता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, तो वो है लाइब्रेरी को मैनेज करके रखना। लाइब्रेरी जब तक अगर मैनेज नहीं रहेगी तो पता नहीं चलेगा कि बुक्स कौन सा कहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स वहां पे रहते हैं, ठीक है। सो अर्लीस्ट, और एक शब्द है आर्चीव्स। आर्चीव्स का मतलब बच्चा होता है कि कोई भी जो हिस्टोरिकल सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसे कंजर्व एंड प्रिजर्व करके रखना, कंजर्व एंड प्रिजर्व करके रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसे कंजर्व एंड प्रिजर्व करके रखना, संभाल करके रखना, उसे हम कहते हैं आर्चीव्स, ठीक है। वो अलग से जगह पे, अलग से लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी में जाकर के रहता है वहां पे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट आपका लाइब्रेरी है इन दी वर्ल्ड उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पुराना जो लाइब्रेरी है वो है द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबानीपाल। ये 7th सेंचुरी में पाया गया था बीसीई में, ठीक है। इस पे आपके एशियन यूरोपियन इन दी मेसोपोटामिया में है ये, और यहाँ पे ऑलमोस्ट वही बुक्स पाए गए हैं, बहुत ही पुराना यहाँ का लाइब्रेरी है ये, ठीक है। उसके बाद जो लाइब्रेरी थी वो थी आपकी और एक लाइब्रेरी जो आपके तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सबसे फेमस लाइब्रेरी है, 5th सेंचुरी में पाई गई है। ऑल्सो जो लाइब्रेरी थी वो थी अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट की लाइब्रेरी, 4th सेंचुरी में। यहाँ पे भी ये सब लाइब्रेरी एक्चुअल में लिखा गया कि ये सब लाइब्रेरी बहुत ही पुराना लाइब्रेरी है, बहुत ही पुराना लाइब्रेरी है। चलो
नेक्स्ट हम लोग लाइब्रेरी के बारे में देखते हैं, दैट इज सरस्वती महाल ग्रंथालय। ये लाइब्रेरी इंडिया में है एंड तंजावुर तमिलनाडु में है। ठीक है, 17 से 16 सेंचुरी में ये पाया गया है। 16-17 सेंचुरी में जब नायक डेंसिटी था उस टाइम में ये लाइब्रेरीज को बनाया गया था। ठीक है, 1675 में यहाँ पे ऑलमोस्ट जो एस्टेब्लिश किया गया था ये लाइब्रेरी को, वो किसने किया था, दैट इज वेंकोजी राजे भोसले ने तंजावुर में इसे एस्टेब्लिश किया था और यहाँ पे इंडिपेंडेंट रूल उनका चलता था। वैनकोजी राजे भोसले, ठीक है, इन्होंने ये सबसे पहले सक्सेसर थे जिन्होंने सबसे पहले लाइब्रेरीज को बनाया, जिसका नाम है सरस्वती महाल महल ग्रंथालय। सरस्वती 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 क्यों मानी जाती है, बुद्धि के लिए, ठीक है, ज्ञान के लिए, ज्ञान की देवी, इसलिए कहा जाता है कि उनसे रिलेटेड ही नाम रखा गया था, भगवान से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका नाम ये कंट्रीब्यूट किया गया और बाद में जाकर के हम कह सकते हैं वेंकोजी राजे के बाद जो इसे और एक्सपांड किया गया इस लाइब्रेरी को, वो किया गया था बाय दी सरफोजी राजे भोसले, जिन्होंने इसे बहुत ज्यादा एक्सपांड किया इस लाइब्रेरी को और 1918 में। ठीक है, और फिर इसका नाम चेंज हुआ जिसका रखा गया तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महालय लाइब्रेरी, इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो नाम भी इसका चेंज हुआ जब सरफोजी राजे भोसले का ऑलमोस्ट रूलिंग पावर आया था। ठीक है, तो नेम चेंज हुआ। चलिए देखते हैं और इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरीज है हमारे नोटवर्दी लाइब्रेरीज इंडिया में और भी बहुत सारे हैं, जैसे नेशनल लाइब्रेरी एट कोलकाता, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम्स लाइब्रेरी एट दिल्ली, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एट हैदराबाद, लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी एंड डेविड सेंसोन लाइब्रेरी एट मुंबई। ये सब काफी फेमस लाइब्रेरी है। जैसे फेमस म्यूजियम्स के बारे में हमने देखा, तो ये सब आपके फेमस क्या है, लाइब्रेरीज है। ठीक है, चलिए एक और हम लोग देखते हैं इंपीरियल रिकॉर्ड ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में। चलो, सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफिशियल आर्चीव जो इंडिया में ओपन हुआ था, सबसे पहले फर्स्ट ऑफिशियल आर्चीव्स का मतलब जहां पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टोर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफिशियल आर्चीव्स इंडिया में ओपन हुआ था वो उसका नाम क्या था, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1891 सेंचुरी में कोलकाता में। ठीक है, बाद में ये शिफ्ट हो गया था दिल्ली में, कब, 1911 में। ठीक है, 1911 सेंचुरी में। 1998 में सी में जब प्रेसिडेंट थे ऑनरेबल के आर नारायण, ठीक है, इन्होंने इस आर्चीव को पब्लिकली ओपन किया कि पब्लिक भी आकर के देख सकते हैं, पब्लिक भी आकर के यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जैसे बाकी लाइब्रेरीज में जाकर के विजिट कर सकते हैं, वैसे आर्चीव्स में भी आकर के विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपार्टमेंट को कहा गया कि यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स ऑफ इंडिया के अंडर है। ये जो डिपार्टमेंट है ये आपके जो डायरेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ये इंपीरियल रिकॉर्ड ऑफ डिपार्टमेंट है दिल्ली में। एंड ये क्योंकि यहाँ पे नेशनल आर्चीव्स है, ये नेशनल आर्चीव्स है एंड ऑल्सो यहाँ पे हम कह सकते हैं आर्चीव्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या है, स्टोर है, यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट और देखते हैं कि डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे प्रिजर्व्ड है वो क्रोनोलॉजिकल वे में प्रिजर्व्ड है। सिंस दी 1748 ऑर्डर से ये, और उस टाइम के ऑर्डर से ये, मतलब उस टाइम के एरा से ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस टाइम के जो भी बुक्स थे या भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उस टाइम के एरा से इसे प्रॉपरली क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज किया गया है। ठीक है, वेरियस जो रिकॉर्ड्स पाया गया है लैंग्वेजेस में या फिर स्क्रिप्ट्स में, वो है इंग्लिश, अरबिक, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू लैंग्वेजेस में फाउंड हुआ है। और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट फाउंड हुए हैं, जैसे मोदी स्क्रिप्ट भी फाउंड हुआ है, यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और भी रिकॉर्ड्स बहुत सारे हैं जो कैटेगराइज किया गया है, जैसे पब्लिक रिकॉर्ड्स, ओरेंटल रिकॉर्ड्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ये सब रिकॉर्ड वाइज यहाँ पे क्या है, प्रिजर्व है। ठीक है, ऑल्सो हम कह सकते हैं एवरी स्टेट
गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन डिपार्टमेंट आर्चीव्स। हर एक स्टेट के गवर्नमेंट अपना एक इंडिपेंडेंट आर्चीव्स को मेंटेन करते हैं कि अच्छा ये हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्टोर रहना चाहिए, अच्छे से हम इसको प्रिजर्व कंजर्व रखें, अच्छे से देखभाल करें। हर एक स्टेट की गवर्नमेंट करती है ये, ठीक है। सो आर्चीव ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ब्रांच, महाराष्ट्र में जो आर्चीव्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है स्टेट गवर्नमेंट जो मैनेज करती है, वो कौन कहाँ कहाँ है? मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद एंड नागपुर, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 करोड़ मोदी डॉक्यूमेंट यहाँ पे पाया गया है। स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट का नाम है, ये पाया गया है। एंड ऑल्सो मराठा रिलेटेड हिस्ट्री भी पाई गई है पुणे ब्रांच में। पुणे ब्रांच में ऑलमोस्ट मराठा से रिलेटेड जितनी हिस्ट्री है वो भी वहां पे है, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये जो रिकॉर्ड है इसे नाम दिया गया, इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया गया पेशवा दफ्तर। पेशवा दफ्तर पुणे, पेशवा, तो इसकी वजह से उसका नाम रखा गया पेशवा दफ्तर, ठीक है। गॉट इट। चल नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंसाइक्लोपीडिया, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है 9। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? देखो, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है एक वास्ट इंफॉर्मेशन, एक वास्ट इंफॉर्मेशन। जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, दैट इज एन बुक, वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा रहता है, सिंपलिसिटी में लिखा रहता है। बट जब हम बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया की, तो वहां पे एक टॉपिक का डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक होता है। मतलब कि कोई भी एक टॉपिक है, जैसे एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, उसमें भी सब टॉपिक्स होता है, ठीक है। तो इंसाइक्लोपीडिया ऐसा ही है, एक सेट ऑफ बुक या फिर उस बुक पे जो कोई भी एक टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक का अपना एक एक उस टॉपिक से अपना एक बुक बनाया गया है, और वो बुक का अपना एक एस्पेक्ट है, अपना एक डिफरेंट डिफरेंट वास्ट नॉलेज है। तो इंसाइक्लोपीडिया मतलब होता है कोई भी चीजों को जो वास्ट में बताया रहता है। हम कभी कभी कहते हैं अरे तू इंसाइक्लोपीडिया है क्या, मतलब जब किसी को ज्यादा किसी पूरा वास्ट इंफॉर्मेशन के बारे में पता रहता है, डेप्थ तक पता रहता है, तो उससे हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। इसकी वजह से इंसाइक्लोपीडिया कभी भी एक नहीं होती है, उसका सेट ऑफ बुक होता है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, मतलब कि वो पूरा वास्ट तक बताया, हर एक चीज उसमें बताया गया है। तो इस encyclopedia is a systematic complication information of knowledge on various topic। इंसाइक्लोपीडिया एक सिस्टमैटिक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, जो जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है और हर एक डिफरेंट वेरियस टॉपिक्स के बारे में वहां पे नॉलेज रहता है। इंफॉर्मेशन जो भी इसमें रहती है, नॉलेज जो भी इंसाइक्लोपीडिया में रहती है, वो एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज होती है, स्पेसिफिक मेथड में अरेंज रहती है, ठीक है, ताकि फाइंड करने में दिक्कत ना हो। ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल नॉलेज एंड मेकिंग इट एसेसिबल टू मेक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया को जब हम अरेंज करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में रखते हैं, तो जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन की नीड होती है, ठीक है, तो हम उस ऑब्जेक्टिव को क्या इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा बनाया गया है हर एक टॉपिक पे। मतलब अगर ए, मान लो अगर ए टॉपिक है, ठीक है, तो उसमें A.1, A.2, A.3 ऐसा सब टॉपिक्स उसके बहुत रहते हैं, पूरे वास्ट में वो एक्सप्लेन किया रहता है। बुक में क्या होता है, बुक में सिंपल सा बताया गया है, बट इंसाइक्लोपीडिया में काफी डेप्थ तक बताया रहता है, वास्ट इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या बेनिफिट है इंसाइक्लोपीडिया का। सबसे पहले जो इंसाइक्लोपीडिया एक वास्ट वॉल्यूम बनाता है नॉलेज का, हर एक रीडर के लिए, एक रीडर डेप्थ तक जाके पढ़ सकता है। दूसरा, इट कैन सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी। अगर एक रीडर है, उसको बहुत ही क्यूरियोसिटी है कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो उसकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो सकती है वहां पे। दूसरा कि इंसाइक्लोपीडिया फंडामेंटल इंफॉर्मेशन को भी बता देती है, हर एक टॉपिक पे, हर एक ऑर्डर में उसे वहां पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको वहां पे बताया जाता है। नेक्स्ट कि रीडर को एक मोटिवेट आता है कि अच्छा अब हम इसे एक्सटेंसिवली पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है, वास्ट मैनर में रीड कर सकते हैं, हमें सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट कि इंसाइक्लोपीडिया मेक्स द एग्जिस्टिंग नॉलेज जो भी है वो इजीली एसेसिबल हो सकता है कोई भी स्कॉलर्स। एक स्कॉलर्स या रिसर्चर्स क्या करता है, इंसाइक्लोपीडियाज को हमेशा पढ़ता है, क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। इंसाइक्लोपीडियाज हमेशा एक इंडिकेटर है किसका, आपके स्टेट कल्चर का।
स्टेट के कल्चर्स के बारे में बताता है, सोसाइटीज के बारे में बताता है, क्योंकि वहां पे डेप्थ में लिखा हुआ रहता है। तो ये कुछ बेनिफिट है आपके इंसाइक्लोपीडियाज के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज। इंसाइक्लोपीडियाज का स्ट्रक्चर क्या क्या है। पहली बात, इंसाइक्लोपीडियाज में एक्यूरेसी रहती है, मेटिकुलसिस रहती है, देन इज ऑब्जेक्टिविटी रहती है, ठीक है। देन इज स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हम कह सकते हैं ये फाउंड होता है, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहता है आपके इंसाइक्लोपीडियाज में। और एक शब्द है यहाँ पे मेटाकुलोसिस। मेटाकुलोसिस का मतलब होता है शोइंग, कोई भी चीज को जब हम ग्रेट अटेंशन देते हैं, ठीक है, डिटेल में हम जब चीजों को पढ़ते हैं ग्रेट अटेंशन के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटाकुलोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या क्या, इंसाइक्लोपीडिया का एक्यूरेसी, मेटाकुलोसिस, ऑब्जेक्टिव इसका, और दूसरा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये रहता है, प्रेजेंट किया हुआ रहता है, जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, हर एक चीज का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। अपडेटेड इंफॉर्मेशन इसमें रहते हैं, जैसे जैसे न्यू न्यू अपडेट बनता है उस इंसाइक्लोपीडिया का वॉल्यूम बढ़ते चलता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं। तो देर आर दी 4 टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज, ठीक है। सबसे पहला जो इंसाइक्लोपीडियाज है वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी तुम लोग को पता है, ए से कितने शब्द होते हैं वो लिखा गया है, बी से कितने शब्द होते हैं वो लिखा गया है, डिक्शनरी। नेक्स्ट इज कॉम्प्रहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया, जिसे हम विश्वकोश कहते हैं। कॉम्प्रहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया कॉम्प्रहेंसिव फॉर्मेट में लिखा रहता है, उसे हम वो इंसाइक्लोपीडिया हम उसे विश्वकोश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसाइक्लोपीडिया लिटरेचर। इंसाइक्लोपीडिया के फॉर्मेट में जो लिटरेचर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशादृश भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपकी आती है इंडेक्सेस। फिर आपका क्या आता है, इंडेक्सेस। तो देर आर दी 4 टाइप ऑफ इंडेक्स, सॉरी, इंसाइक्लोपीडिया। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया का। इसमें हर एक वर्ड अरेंज किया जाता है सिस्टमैटिक अल्फाबेटिक में, क्या किया जाता है, लिखा जाता है सिस्टमैटिक वे में। हर एक अल्फाबेट लिखा गया है यहाँ पे कॉमन ऑर्डर में, और फिर उसके बारे में बताया गया है कि एक वर्ड में, एक अल्फाबेट के कितने वर्ड्स होते हैं। तो ये कैसा होता है, सबसे पहले डिक्शनरी के कितने टाइप्स होते हैं, कॉम्प्रहेंसिव डिक्शनरी होता है, ठीक है, जिसमें हर एक चीज आपके इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वर्ड्स भी इसमें होता है, ठीक है। फिर हम बात करें नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिक्शनरी, वो है आपका डिक्शनरी ऑफ टर्मिनोलॉजी, जो आपका डील्स विद द टर्म पेनिसुलर टू द ब्रांच ऑफ नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एपिटोमोलॉजी डिक्शनरी, फिर है आपका थेसिस, फिर है आपके डिक्शनरीज टू द आइडोनिम्स एंड द प्रोवर्ब्स। तो ये है टाइप्स ऑफ डिक्शनरी। ये काफी आसान है, आपको भी पता होगा, डिक्शनरी बचपन से पढ़ते आते हैं डिक्शनरी, ठीक है। चलो फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इंसाइक्लोपीडियाज। कितने टाइप के कॉम्प्रहेंसिव इंसाइक्लोपीडियाज है, तो 2 टाइप के हैं, विश्वकोश, ठीक है, जिस सबसे पहले जिसमें हर एक सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, इंसाइक्लोपीडियाज जिसमें हर एक टाइप का इंक्लूड होता है। जैसे 2 टाइप है, एक है आपका महाराष्ट्र धन्यकोश, एक है आपका मराठी विश्वकोश, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, जो हर एक सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है, जैसे भारत संस्कृति कोश, व्यायाम धन्य कोश, ठीक है, ये आपका कॉम्प्रहेंसिव फॉर्मेट में लिखा गया है यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया कोशादृश लिटरेचर। यहाँ पे स्कॉलर्स प्री डिटरमाइंड कर लेते हैं हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे आपके महाराष्ट्र जीवन वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में लिखा गया है, शहर पुणे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में लिखा गया है। फिर आपके ईयर बुक, जैसे आपका मनोरमा एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब एक क्या हो गया, कोशादृश हो गया। तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इंसाइक्लोपीडियाज की टाइप की, वो है लास्ट इंडेक्स, जहां पे हम बात करें अल्फाबेट लिस्ट है। यहाँ पे अल्फाबेट के टर्म्स में लिस्ट किया गया है हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को, ठीक है, प्लेसेस को, कीवर्ड्स को, रेफरेंस बुक को, हर एक अल्फाबेट पे से लिखा गया है। ए फॉर, ए से क्या क्या आता है, जैसे सब्जेक्ट कोई हो गया, ए से आपका कोई प्लेस हो गया, ए से कीवर्ड्स हो गए, ए से रेफरेंस बुक हो गया। तो इस
टर्म में क्या किया जाता है, इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ये भी आपका टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं मराठी पीरियोडिकल्स बाय डेट, मराठी पीरियोडिकल्स डेट बाय डेट, ये भी आपका क्या है, एक इंडेक्स है, इंसाइक्लोपीडियाज का टाइप है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज आर इंसाइक्लोपीडियाज एंड हिस्ट्री। इंसाइक्लोपीडियाज के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में। इंसाइक्लोपीडियाज तो हमने देख लिया इंसाइक्लोपीडियाज क्या होता है। अब जरा सा हिस्ट्री देखते हैं इंसाइक्लोपीडियाज की। तो एक इंसाइक्लोपीडियाज की हिस्ट्री है, एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसका नाम है भारतीय संस्कृति कोश। ये लिखा गया है बाय दी, ये लिखा गया है, एडिट किया गया है बाय दी महादेव शास्त्री जोशी, महादेव शास्त्री जोशी के द्वारा ये एडिक्ट किया गया है, भारतीय संस्कृति कोश, ठीक है। सो अब हम देखने वाले हैं इंसाइक्लोपीडिया जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड बेस है। अब हम नाम बस देखेंगे कि कौन सी इंसाइक्लोपीडिया से किसने लिखा है, ठीक है। सो देयर आर दी रिच ट्रेडिशंस में इंसाइक्लोपीडियाज लिखा गया था, ठीक है, हिस्ट्री के टाइम में। जो हमारा जो इंसाइक्लोपीडिया का नाम है, इस इंसाइक्लोपीडिया का नाम है भारत वर्षाच्या प्राचीन ऐतिहासिक कोश। ये लिखा गया है बाय दी रघुनाथ भास्कर गोडबोले, इन्होंने लिखा है कब, 1876 में। तो ये सब काइंड ऑफ एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री की इंसाइक्लोपीडियाज है। अगर हम बात करें इस इंसाइक्लोपीडियाज में क्या लिखा गया है, तो इस इंसाइक्लोपीडियाज में वेरियस इंफॉर्मेशन दिया गया है, एक इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है, प्लेसेस के बारे में जो एंशिएंट इंडिया में था, एंशिएंट टाइम में था, एंशिएंट एज में था, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे जो दोज इंडिविजुअल जो बिलीव करते थे भारतवर्षाच्या, जो जिन्होंने जो बिलीव करते थे भारतवर्ष पे, एंड ऑल्सो जिनका नेम था फॉर themselves and were the part along their women, sons, religions and their lands, capital, rivers, mountain and their land, whatever there in history in encyclopedias। ये सारी चीजें इन सारे टॉपिक्स के बेस पे लिखा गया है, ये सारे आपके इंसाइक्लोपीडियाज में। वो इंसाइक्लोपीडिया का नाम है क्या, भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, जो लिखा गया था बाय दी रघुनाथ भास्कर गोडबले के द्वारा लिखा गया था 1876 में। और भी बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं इंसाइक्लोपीडियाज है, लिखा गया है, ठीक है। जैसे आपके महाराष्ट्र धन्य कोश, ये 23 वॉल्यूम में लिखा गया है। किसने लिखा है, श्रीधर वेंकटेश केतकर के द्वारा लिखा गया है। देन इज भारतवर्ष चरित्र कोश जो लिखा गया है बाय दी, ये लिखा गया है बाय दी भारतीय चरित्र कोश मंडल के द्वारा पब्लिश किया गया था। देन इज द फाउंडर, जो फाउंडर है भारतीय, जो हमने अभी ये इंसाइक्लोपीडिया देखा है, इनके जो फाउंडर है भारतीय चरित्र कोश मंडल के जो फाउंडर है वो कौन है, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे वॉल्यूम्स है जो आपके भारतवर्ष चित्रकोश के द्वारा चरित्रकोश के द्वारा लिखा गया है वॉल्यूम्स में। जैसे आपका भारतीय प्राचीन चरित्रकोश हो गया 1832 में लिखा गया था, 1932। फिर आपका भारतीय मध्य युगीन चरित्रकोश के द्वारा लिखा गया है। फिर आपके भारतीय अर्वाचन चरित्रकोश के द्वारा लिखा गया है 1946 में। ये सारे आपके क्या है, वॉल्यूम्स, डिफरेंट वॉल्यूम्स है आपका भारतीय वर्षाच्या चारित्र कोश का डिफरेंट वॉल्यूम्स है, डिफरेंट ईयर्स पे लिखा गया है, ठीक है। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इधर भी टू टाइप ऑफ, देखो शटला कोश, कोश ये भी आपका एक इंसाइक्लोपीडिया का फॉर्मेट है, हिस्टोरिकल प्लेसेस का फॉर्मेट है, जो जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो देर आर दी टू टाइप ऑफ दी कोश। जैसे आपके पहला हो गया आपका सतना पोथी और दूसरा हो गया आपका प्राचीन भारतीय कोश, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सतना पोथी के बारे में, जो 14th सेंचुरी सी में आपकी लिखी गई थी। इसमें इम्पोस्ट किया गया है बाय दी मुनि वैश्य ऑफ दी महानुभव सेक्ट, ठीक है, सेक्टर।
डेनिस। इसमें क्या इंस्क्राइब किया गया है, तो इसमें इंस्क्राइब किया गया है बाय द चक्रधर स्वामी के बारे में, जो फाउंडर थे किसके, महानुभव सेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें डिटेल्स दी गई है बैकग्राउंड के बारे में। बेसिकली इसमें बताया गया है कि किसने लिखा है, ठीक है, प्लेसेस जो विजिट हुई है, एंड ऑल्सो जो बैकग्राउंड बिलोंग करते थे, लीला चरित्र वो सब के बारे में लिखा गया है। गुड सोर्स ऑफ राइटिंग के बारे में लिखा गया है। ठीक है, गुड सोर्स के जो राइटिंग थे उनके लाइफ के बारे में बताया गया, जिनका नाम है चक्रधर स्वामी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं प्राचीन भारतीय शतकोश, जो इन 1969 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये कंपाइल्ड किया गया था बाय दी सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव। इन्होंने काफी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे प्लेस किया है, काफी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, जैसे आपके वैदिक लिटरेचर के बारे में, कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में, देन इज पाणिनीस ग्रामर के बारे में, देन इज वाल्मीकि रामायण महाभारत, फिर आपके पुराण, मिडवाइल संस्कृत लिटरेचर शब्दकोश, देन इज जैन बुद्धिस्ट लिटरेचर, ग्रीक चाइनीज पर्शियन लिटरेचर, ये सब के बारे में यहाँ पे लिखा गया है आपके इस इंसाइक्लोपीडियाज में। ठीक है, सतला कोश पे। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं विश्वकोश के बारे में। ठीक है, विश्वकोश के जो द चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र ऑनरेबल श्री यशवंतराव चव्हाण, इन्होंने काफी प्रोवाइड सपोर्ट किया था विश्वकोश को। ठीक है, जिसमें आपका ऑलमोस्ट महाराष्ट्र राज्य इतिहास संस्कृति मंडल के बारे में लिखा गया था ये विश्वकोश में। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था आपका अंडर द गाइडेंस ऑफ द लक्ष्मण शास्त्री जोशी के अंडर गाइडेंस ये स्टार्ट हुआ था शब्दकोश। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं जो भारतीय संस्कृति कोश के बारे में। ये भी एक टाइप का इंसाइक्लोपीडिया ही है। तो यहाँ पे आपको जो पढ़ रहे हो अभी आप, ये पूरा इंसाइक्लोपीडियाज का एग्जाम्पल्स है और उसी एग्जाम्पल्स के बारे में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो थोड़ी सी बोरिंग आपको लगेगी क्योंकि इसमें नेम्स है खाली। ओके, चलो नेक्स्ट इज यहाँ पे आपके ये कंटेन्स करता है हर एक नॉलेज जो आपको ऑल ओवर दी वर्ल्ड में है, मिलता है, पॉसिबल है, सारी चीजें आपको यहाँ पे इस इंसाइक्लोपीडियाज में लिखी गई है। इसमें ऑलमोस्ट 10 वॉल्यूम्स लिखा गया है, 10 वॉल्यूम्स लिखा गया है भारतीय संस्कृति कोश के ऊपर। ठीक है, और इसे पब्लिश कराया गया था बाय दी माधव शास्त्री जोशी। ठीक है, यहाँ पे ये वॉल्यूम्स में ऑलमोस्ट जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन्फॉर्मेशन के बारे में बताई गई है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, वेरियस एथनिक के बारे में, लीगल ग्रुप्स के बारे में, इनलीगल ग्रुप्स के बारे में, लोकल हिस्ट्री के बारे में, एंड कल्चर्स के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में ये बुक्स में, ये इंसाइक्लोपीडिया में बताया गया है। ठीक है, भारत सामदनिया कोश ये एक ऐसे टाइप के इंसाइक्लोपीडिया है जहां पे आपके कॉलोनियलिज्म के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है, इसमें लिखा गया है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये वाला जो इंसाइक्लोपीडियाज है, ये इंसाइक्लोपीडिया स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स कि स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम इसे पढ़ें इंसाइक्लोपीडियाज को, और हमें पता चलेगा पहले के कॉलोनियलिज्म के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये इसमें सामदनिया कोश में लिखा गया है। ये इंसाइक्लोपीडिया हर एक टाइप की हिस्ट्री पे एक्सपर्ट है, हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, हर एक जो टाइप्स है जो रिक्वायर है हिस्ट्री में उसके बारे में बताया गया है ये इंसाइक्लोपीडियाज में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है दी एंड, एंड ऑल्सो आपके हिस्ट्री का सिलेबस होता है दी एंड। वन मोर थिंग, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, आप प्लीज जा करके पढ़ लो, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें, ऑलमोस्ट नहीं, फुल सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है सोशल स्टडी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। प्लेलिस्ट दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप जा करके देखो, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, एंड प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स। आप अपने एक दोस्तों तक जरूर शेयर करो, ठीक है, ये वीडियोस को। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप अगर चाहते हो कि लाइव क्लासेस भी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो।
एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड शेयर करना, ठीक है। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, हर एक जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। साइंस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सोशल स्टडी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में लिंक प्लेलिस्ट दिया गया है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। गो एंड स्टडी। एंड जिनका भी प्रीलिम्स चल रहा है, ऑल दी वेरी बेस्ट, आग लगा के आना, ठीक है। एंड अगर अभी आपने पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया है, प्लीज स्टार्ट कर दो, क्योंकि मार्च से एग्जाम स्टार्ट है, 2 मार्च से, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब इट अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।